जब भी स्पेस मिशंस की बात की जाती है तो हमारा माइंड फौरन नासा की इमेज बना लेता है। हालांकि नासा से भी बड़ी एक स्पेस एजेंसी रही है जिसने अपने दौर में कई बड़े कारनामे किए हैं। इनफैक्ट अगर ये एजेंसी स्पेस मिशन की रेस का हिस्सा न होती तो हमारे लिए आज भी स्पेस मिशन एक ख्वाब ही होता। अगर आपसे कोई पूछता है कि नील आर्मस्ट्रांग को जानते हैं तो आप ऑब्वियसली हाँ कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि यूरी गगारिन कौन थे तो आपका जवाब यकीनन यही होगा कि मैं पहली बार आज यूरी गगारिन का नाम सुन रहा हूँ। यूरी गगारिन स्पेस में ट्रैवल करने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं। लेकिन फिर भी नील आर्मस्ट्रांग ही क्यों इतने पॉपुलर हैं, हालांकि पॉपुलैरिटी यूरी गगारिन को मिलनी चाहिए थी। आखिर यूरी गगारिन के साथ इतना इनजस्टिस क्यों? क्या अमेरिका यहाँ पर कोई प्रोपेगेंडा चला रहा है या सच में नील आर्मस्ट्रांग को यूरी गगारिन से ज़्यादा पॉपुलर होना चाहिए था? इस बात को समझाने के लिए हमें स्पेस मिशन की हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है। स्पेस मिशन की हिस्ट्री में सबसे पहला नाम सोवियत यूनियन का आता है, जिसने स्पेस के इतिहास में ऐसे बड़े कारनामे किए जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और इसके बावजूद भी हमारे दिमाग में नासा की तस्वीर ही क्यों बन जाती है? क्या हमें मीडिया के द्वारा ब्रेन वॉश किया गया है या नासा ही सच में सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नाइनटीन 1950s में जब कई सारे लोग रेडियो चलाना भी नहीं जानते थे, उस जमाने में सोवियत यूनियन ने स्पेस टेक्नोलॉजी में कोहराम मचा दिया था। सोवियत यूनियन के लूनर प्रोग्राम ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। 1959 से लेकर 1972 तक सोवियत यूनियन ने लगभग 24 लूनर मिशंस को लॉन्च किया, जिनमें कुछ पूरी तरह से फेल हो गए और वहीं दूसरी तरफ कई सारे मिशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया। इन मिशंस की मदद से इंसानों को चांद के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां मिली जो आज हमें बड़े बड़े स्पेस मिशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट स्पेस रेस की हिस्ट्री भी सोवियत यूनियन के द्वारा ही शुरू की गई है। जब सोवियत यूनियन ने 4 अक्टूबर 1957 में दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया। इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक रखा गया था। सोवियत यूनियन ने अपना पहला स्पेस मिशन लूना 1 से शुरू किया। इस स्पेसक्राफ्ट को 2 जनवरी 1959 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया। इसका काम था मून को इम्पैक्ट करना, बट ये बिना किसी कॉन्टैक्ट के मून के पास से गुजर गया। इस फिनोमेना को फ्लाई बाय भी कहा जाता है। ये सोवियत यूनियन और दुनिया का सबसे पहला मून मिशन था, जिसको सोवियत यूनियन से पहले किसी भी ने लॉन्च नहीं किया था। लूना 1 के साथ 5 जनवरी 1959 में कॉन्टैक्ट टूट जाता है। फिर इसके बाद लूना 2 मिशन 2 सितंबर 1959 को लॉन्च कर दिया जाता है। इस स्पेसक्राफ्ट को लूनिक 2 के नाम से भी जाना जाता है। लूनिक 2 का मेन मिशन चांद की सरफेस पर क्रैश लैंडिंग करना था। यह स्पेसक्राफ्ट 14 सितंबर 1959 को 3.3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चांद पर सक्सेसफुली क्रैश लैंडिंग करता है। इस मिशन की मदद से पहली बार चांद के डेटा और वहां के एनवायरनमेंट की जानकारी साइंटिस्ट्स को मिलती है। ये दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट होता है जो मून को इम्पैक्ट करता है। जो भी डेटा लूना 2 ने धरती पर भेजा था वो डेटा आगे आने वाले स्पेस प्रोग्राम के लिए यूज किया गया, इंक्लूडिंग अपोलो मिशन, जो नासा का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिशन माना जाता है। Soviet Russia scores a dramatic victory in the exploration of space with the launching of the first rocket to hit the moon. An historic scientific feat simulated in these scenes, which show the course of the multi-stage rocket carrying the 858-pound Lunik. Bearing the Soviet coat of arms and hammer and sickle pennants, it traveled 35 hours through space. इसके बाद सोवियत यूनियन 4 अक्टूबर 1959 को लूना 3 लॉन्च करता है। इस स्पेसक्राफ्ट में 35 मिलीमीटर कैमरा सिस्टम को इंस्टॉल कर लिया जाता है, जिसकी मदद से ये दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाता है जिसने चांद के डार्क साइड की फोटोज ली। इन फोटोग्राफ्स को 7 अक्टूबर 1959 में रेडियो सिग्नल्स की मदद से धरती पर भेज दिया गया। इस मिशन से पहले साइंटिस्ट्स को चांद के डार्क साइड के बारे में जीरो नॉलेज थी, लेकिन लूना 3 के बाद दुनिया के सभी साइंटिस्ट्स को चांद की जियोलॉजी और सरफेस फीचर्स के बारे में पता चलता है। इसके बाद सोवियत यूनियन ने
एक के बाद एक मिशन कंप्लीट किए, जैसे लूना 4 जिसका मेन मिशन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, लेकिन ये पहले ही अटेम्प्ट में फेल हो जाता है। स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली ये चांद तक पहुंचने के बजाय अर्थ ऑर्बिट में ही रह जाता है। मिशन फेल होने के बावजूद भी ये चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी करता है, जिससे आने वाले स्पेसक्राफ्ट को सॉफ्ट लैंडिंग करने में मदद मिलती है। लूना 4 के फेलियर के बाद सोवियत यूनियन लूना 5 को 9 मई 1965 को लॉन्च करता है, जिसका मेन मिशन सेम लूना 4 की तरह होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये स्पेसक्राफ्ट 12 मई 1965 को क्रैश लैंडिंग करता है, लेकिन ये इस बार अर्थ ऑर्बिट में अटकने के बजाय चांद तक पहुंच जाता है और वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बजाय क्रैश लैंडिंग करता है। सॉफ्ट लैंडिंग मिशन को अचीव करने के चक्कर में सोवियत यूनियन और एक स्पेसक्राफ्ट को 8 जून 1965 को चांद पर भेज देता है और सोवियत यूनियन को फिर एक बार क्रैश लैंडिंग का सामना करना पड़ता है। लेकिन लूना 6 लूना 5 स्पेसक्राफ्ट की तरह क्रैश लैंडिंग नहीं करता है, बल्कि ये चांद के बिल्कुल करीब पहुंचकर लूनर ऑर्बिट में एंटर करता है, जहां पर लूना 6 अपना लैंडर कैप्सूल रिलीज करता है। जैसे ही लैंडर चांद की सरफेस को टच करने लगता है, ठीक उसी दौरान इसका इंजन मॉल फंक्शन करने लगता है और फाइनली लूना 6 11 जून 1965 को क्रैश लैंडिंग करता है और ये चांद के मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन और बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किए बिना ही सोवियत यूनियन को एक बार फिर से झटका देता है। लेकिन यहाँ पर सोवियत यूनियन बिल्कुल भी हार मानने के लिए रेडी नहीं थे और वो एक बार फिर से अपने इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए लूना 7 को लॉन्च करते हैं। बट लूना 7 भी लूना 4, 5 और 6 की तरह फेल हो जाता है, लेकिन इस बार रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम में एरर आने की वजह से ये मिशन भी एक अधूरा ख्वाब ही बन जाता है। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए सोवियत यूनियन एक बार फिर से इस मिशन पर काम करता है और फाइनली 3 दिसंबर 1965 लूना 8 लॉन्च कर दिया जाता है और अनलकीली लूना 8 6 दिसंबर 1965 को क्रैश लैंडिंग करता है। इसके बाद सोवियत यूनियन की पॉलिटिक्स में चेंजेस होती है और लियोनिड ब्रेजनेव सोवियत यूनियन के नए लीडर बन जाते हैं। लियोनिड ब्रेजनेव लूना प्रोग्राम के बैक टू बैक फेलियर से बहुत नाखुश थे और वो लूना प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट करने के लिए उन्हें एक फाइनल चांस देते हैं और कहते हैं कि अगर इस बार ये मिशन भी फेल हो गया तो वो लूना प्रोग्राम को परमानेंटली क्लोज कर देंगे। लूना प्रोग्राम पर फिर से काम शुरू कर दिया जाता है और फाइनली लूना 9 को 31 जनवरी 1966 को चांद पर भेज दिया जाता है। ऑर्बिट में एंटर करने के कुछ मिनट्स बाद लूना 9 के साथ कॉन्टैक्ट टूट जाता है और सोवियत यूनियन के चारों तरफ से खामोशी छा जाती है। दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये मिशन भी फेल हो गया। ऊपर से इन्हें फाइनल चांस दिया गया था, लेकिन कुछ मिनट्स बाद कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक हो जाता है और लूना 9 3 फरवरी 1966 को चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करता है। एक्चुअली सोवियत यूनियन चाहता था कि वो अमेरिका से पहले चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला बन जाए। उस टाइम सोवियत यूनियन को टक्कर देने वाला सिर्फ अमेरिका था। इतने सारे फेलियर्स को फेस करने के बावजूद भी लूना 9 दुनिया का सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाता है जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। सोवियत यूनियन के लूना प्रोग्राम ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में सोवियत यूनियन का नाम टॉप लिस्ट में मेंशन कर दिया। इसके बाद सोवियत यूनियन ने कई सारे स्पेसक्राफ्ट्स को चांद पर भेज दिया। लूना 24 सोवियत यूनियन लूना प्रोग्राम का लास्ट मिशन था। 1972 को चांद पर भेज दिया गया। लूना 24 18 अगस्त 1972 को लूना ऑर्बिट में एंटर हुआ। लूना 24 के लैंडर ने चांद पर सॉइल सैंपल्स को भी कलेक्ट किया और फिर ये धरती पर वापस उतरकर इन सैंपल्स को लाता है। इन सैंपल्स की मदद से चांद के कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए यूज किया गया। इनफैक्ट सोवियत यूनियन ने 1961 में विस्टॉक 1 मिशन के जरिए दुनिया का सबसे पहला मैन्ड स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेज दिया। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि चांद पर जाने वाला पहला इंसान कौन था, तो आपका जवाब ऑब्वियसली नील आर्मस्ट्रांग होगा। हालांकि यूरी गगारिन दुनिया के सबसे पहले स्पेस में ट्रैवल करने वाले इंसान बन जाते हैं। यूरी गगारिन सोवियत यूनियन के एक प्रोमिनेंट एस्ट्रोनॉट थे। इसके बावजूद भी नील आर्मस्ट्रांग को ही क्यों क्रेडिट दिया जाता है? एक्चुअली यूरी गगारिन 1961 को स्पेस में ट्रैवल करते हैं और ठीक इसके 8 साल बाद नील आर्मस्ट्रांग
1969 को चांद पर चलने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। यहाँ पर एक बात साफ है कि स्पेस पर मैनेड स्पेसक्राफ्ट सबसे पहले सोवियत यूनियन ने भेजा था। आपके ख्याल में सबसे पहला मैनेड स्पेसक्राफ्ट का क्रेडिट किसको देना चाहिए, नासा को या फिर सोवियत यूनियन को? वीडियो को एंड करने से पहले आप 1 मिनट के लिए ये सोच कर देखें कि अगर यूरी गगारन अमेरिकन होते और नील आर्मस्ट्रॉन्ग सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट होते तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी किसकी होती? अपना फीडबैक कमेंट्स में टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।